अभी तक जितने भी इंडेक्स पढ़े हैं ना आपने, उन सब में एक और जोड़ लेना, वो फिगर भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में लेक्चरर भर्ती होने वाली है, साथ साथ यूनिवर्सिटी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां, कॉलेजों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां होने वाली है, यूपीएससी प्री और मेंस होने हैं, पीएससी प्री और मेंस होने, काफी सारे एग्जाम्स है, ठीक है, जिनमें आपको इस तरीके के क्वेश्चंस, इस तरीके के फिगर्स पूछे जाते हैं। तो यहां एक नए इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, डीपीआई, ठीक है ना, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। आरबीआई ने इसको जारी कर दिया है। आरबीआई डीपीआई के बारे में आज बात कर लेते हैं। तो स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर, मैं हूं नितेश। डीपीआई इंडेक्स का फायदा यह है कि इससे डिजिटल भुगतान के स्तर का पता लग जाएगा, और ये नया इंडेक्स है, इसलिए इसके सवाल आने के चांस ज्यादा बन जाते हैं। प्री टाइप के एग्जाम्स में आएंगे आपके, तो आप बता सकते हैं ABCD में से कोई एक टिक करना होता है, वो सारे फंडामेंटल आपको क्लियर कर दूंगा। मेंस की बात करें तो आपके 20 वर्ड्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके लिए 50 वर्ड में पूछ सकता है, और डिजिटल भुगतान की पूरी प्रणाली को लेकर के आपसे 200 शब्दों में निबंध भी पूछ सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि निबंध वाले सवाल काफी टिपिकल होते हैं, और खास करके साइंस टेक वाले जो पोर्शन से निबंध आते हैं, उसमें अगर आप कुछ लिखते हैं तो आपको नंबर अच्छे मिलने की संभावना होती है, क्योंकि एग्जामिनर सोचता है कि ये बंदा जमाने के साथ चल रहा है, सिस्टम के साथ चल रहा है, इसको इस संबंध में नॉलेज है, तो इसीलिए जॉब मिलने के बाद भी इन्हें अलग ही सीट पर बिठाया जाता है, यानी कि उनका अलग ही ट्रीटमेंट होता है, लेकिन इसके लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो चलो डीपीआई देख लेते हैं बिना समय गवाए। तो मैं बात कर रहा हूं डीपीआई की, है ना, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ये मैंने आपको बता दिया। और ये आरबीआई भी आपको याद रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भाई ये जो क्रियाक्रम है सारा आरबीआई की ओर से ही किया गया है। अब डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की बात करें तो इसका जो आधार वर्ष है, देखो इसका आधार वर्ष एक बार आप देख लो, ठीक है, आधार वर्ष ये है आपके 2018, है ना, आधार वर्ष है इसका 2018। तो चूंकि आधार वर्ष 2018 है इसमें, तो अब इसमें हमको देखना पड़ेगा मार्च 2019 का डीपीआई स्कोर क्या है और मार्च 2020 का डीपीआई स्कोर क्या है। तो ये तीनों स्कोर आपसे पूछे जा सकते हैं प्री टाइप के एग्जाम्स में, ठीक है। अब 2018 की बात करें तो 2018 का जो वर्ष है ना, वो इसका बेस ईयर है, ठीक है, वो इसका बेस ईयर है। तो बेस ईयर में सीधी सी बात है, 2018 का जो आधार वर्ष है, इसमें डीपीआई स्कोर जो है वो 100% माना जाएगा। परसेंट हटा दो, डीपीआई स्कोर इसका 100 ही रहेगा, ठीक है। अब मार्च 2019 और 2020 इनका डीपीआई स्कोर आप याद कर जाना, आने वाले एग्जाम्स में ये आपसे 100% आया धरा है। तो मार्च 2019 की बात करें तो इसका जो डीपीआई स्कोर है वो है 153.47, ठीक है। मार्च 2019 का डीपीआई स्कोर है 153.47, और मार्च 2020 की बात करें तो ये है 207.84, ठीक है। तो तीन हो गए आपके आधार वर्ष 2018 इसका, जिसका जो आधार वर्ष के हिसाब से आपका डीपीआई स्कोर हुआ 100। मार्च 2019 का डीपीआई स्कोर हुआ 153.47, मार्च 2020 का डीपीआई स्कोर हुआ आपके 207.84। अब ये हर छमाही आधार पर आरबीआई की ओर से जारी किया जाएगा प्रत्येक 6 माह में, ठीक है। और इसके लिए वेबसाइट है, ठीक है ना, सेंट्रल बैंक की वेबसाइट है, उस पर ये जो है जारी किया जाएगा। तो वेबसाइट का लिंक भी मैंने दे दिया है, आप देख लेना, नहीं है तो आपको मैं बता दिया करूंगा, ठीक है। तो आरबीआई डीपीआई मतलब डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स मतलब जिस भी हम यूपीआई का उपयोग करते हैं, चाहे गूगल पे के थ्रू हम कर रहे हैं, चाहे पेटीएम के थ्रू कर रहे हैं, चाहे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, चाहे योनो के थ्रू कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके से हम जो है यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं, तो वो सब डिजिटल ट्रांजैक्शन के तहत आपका आ जाएगा। और प्रति दर इसका भुगतान बढ़े जा रहा है, इसकी स्पीड बढ़े जा रही है। इसका मतलब कि आगे आने वाले समय में डिजिटल पेमेंट का सिस्टम बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रहने वाला है। अब इसके हम बात करेंगे पैरामीटर्स की। तो मेरे भाई इसके 5 पैरामीटर्स हैं, ठीक है, 5 पैरामीटर्स हैं इसके, या फिर इन्हें कहें 5 मानदंड हैं, ठीक। और इन मानदंड जो 5 मानदंड है, इनके भी उप मानदंड है, ठीक है। तो ये हमें याद करने पड़ेंगे कि किसके तहत कौन सा आ रहा है। तो पहले बात करेंगे 5 पैरामीटर्स की, फिर उसके बाद करेंगे इसके जो 5 पैरामीटर्स के उप मापदंड है, उप मानदंड है, उनकी। तो पहले ले लेते हैं इसके 5 पैरामीटर्स। इससे पहले आप ये देख लो, दोबारा दोहरा लो इसको, 6 माह में आरबीआई इसका प्रकाशन करेगा सेंट्रल बैंक की वेबसाइट पर। आधार वर्ष 2018 बेस ईयर इसका, जिसमें इसका जो
डीपीआई स्कोर है वो है 100। मार्च 2019 का डीपीआई स्कोर है 153.47। मार्च 2020 का जो इसका डीपीआई स्कोर है वो है 207.84। 5 पैरामीटर है इसके, और ये आरबीआई डीपीआई के नाम से फेमस रहता है। तो इसके 5 पैरामीटर है, ठीक है, इसके 5 पैरामीटर है। तो इसमें पहला कौन है आपका, देखो पहला है भुगतान को सरल बनाने वाले, जो लोग भुगतान को सरल बनाते हैं, ठीक है ना, भुगतान को सरल बनाने वाले, यानी कि इन्हें हम क्या कहेंगे, पेमेंट इनेबलर्स, ठीक है ना, पेमेंट इनेबलर्स, ठीक है। तो ये है आपके 25%। इस प्रकार ये आपका 100% तक जाएगा, ठीक है। पेमेंट इनेबलर्स कुल कितने हैं आपके 25%। अब दो हैं आपके भुगतान संबंधी बुनियादी ढांचा, ठीक है। अब देखो एक तो ये हो गया आपका, और जो आपका तीसरा है ना वो भी आपका यही होगा, भुगतान संबंधी बुनियादी ढांचा। अब लेकिन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। इसके साथ एक चीज और जुड़ी हुई है, वो आप देखोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। यानी ये है आपका मांग पक्ष और ये है आपका आपूर्ति पक्ष, ठीक है। तो एक तो है आपका मांग से और एक है आपका आपूर्ति से। तो मांग पक्ष है वो है आपका 10% और आपूर्ति है आपका 25%। तो ये अभी तक आपका 50% हो चुका है। पहला है भुगतान को सरल या सुगम बनाने वाले, पेमेंट इनेबलर्स, वो है आपके 25%। फिर है आपके भुगतान संबंधी बुनियादी ढांचा यानी कि मांग पक्ष 10% और भुगतान संबंधी बुनियादी ढांचा आपूर्ति पक्ष 15%। तो यह आपका कुल मिला के 25 और 25 50%, यह आपके 5 पैरामीटर में से 3 पैरामीटर हो जाते हैं। तो भुगतान संबंधी बुनियादी ढांचा, मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष को हम क्या कहेंगे साथ साथ, यह पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड और दूसरा है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड। तो 2 नंबर पे आपका पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड। तो इस प्रकार से ये हो जाएंगे। अब अगला हम देख लेते हैं, तो जो आपके चौथा है, फिर है आपके भुगतान प्रदर्शन, ठीक है ना, भुगतान प्रदर्शन या फिर आप इसको कह सकते हैं पेमेंट परफॉर्मेंस, ठीक है। और फिर आपके पांचवा है वो है आपके सेंट्रिसिटी, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, या फिर इसको आप कह सकते हैं उपभोक्ता केंद्रित, उपभोक्ता केंद्रित या कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। अब ये दोनों कितने कितने परसेंट है, तो पेमेंट परफॉर्मेंस है आपका 45% और यह है आपका 5% मात्र। तो देखो जब पेपर को टिपिकल बनाएगा तो आपके 5 पैरामीटर पूछ लेगा, भुगतान को सरल बनाने वाले, पेमेंट इनेबलर्स 25%, ये परसेंटेज पूछ सकता है कितने परसेंट है। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड 10%, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो है आपके सप्लाई साइड 15%, पेमेंट परफॉर्मेंस 45% और आपके कंज्यूमर सेंट्रिसिटी 5%। तो जब पेपर टिपिकल करता है तो ये जो चीजें मैं गोले में कर रहा हूं ये पूछ लेगा आपसे, तो यहां आप गच्चा खा सकते हैं, अटक सकते हैं, इसलिए इनको जरूर आपको याद करना है। अब इनके उप पैरामीटर्स या इनके उप मानदंड भी आप देख लीजिए। इनके उप मानदंडों में पेमेंट इनेबलर्स में आपके क्या कहता है, इंटरनेट, मोबाइल, आधार, बैंक अकाउंट, पार्टिसिपेंट्स और मर्चेंट्स। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड में क्या कहेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, इसके अलावा आपके कंज्यूमर रजिस्टर्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग और फास्टैग। और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड में क्या आएगा, बैंक ब्रांच आ गए, बिजनेस कार कॉरेस्पोंडेंस आ गए, एटीएम आ गया, पीओएस जो आपके टर्मिनल्स है मशीन से वो आ गई, क्यूआर कोड्स आ गए और आपके इसके अलावा इंटरनेट डायरीज आ गई, ठीक है ना, इंटरमीडिएट, और इसके अलावा आपके इंटरमीडिएटर्स आ गए। फिर है पेमेंट परफॉर्मेंस, इसमें आपके डिजिटल पेमेंट सिस्टम वॉल्यूम आ गया, फिर है डिजिटल पेमेंट सिस्टम वैल्यू आ गई इसमें, फिर है आपके यूनिक यूजर्स आ गए,
फिर आपके पेपर क्लियरिंग आ गई, फिर आपके करेंसी इन सर्कुलेशन आ गया, फिर आपके कैश विथड्रॉल्स आ गया। कंज्यूमर सेंट्रिसिटी यानी कि उपभोक्ता में क्या आ गया आपके, इसमें आपके अवेयरनेस एंड एजुकेशन आ गई, ठीक है ना, डिक्लाइंस आ गई, कंप्लेंट्स आ गई और सिस्टम डाउन टाइम आ गया। यानी कि ये आपका इंटरनल भी पूछ सकता है कि इन चीजों में क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो अभी तक तो आप जीपीआई, सीपीआई, एचपीआई ये सब पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब आप डीपीआई भी पढ़ लेना बड़े तरीके से, वरना कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। तो ये तो आपको याद करनी है 5 पैरामीटर का परसेंटेज, फिर पेमेंट यूनिवर्स में क्या आता है, मैं जैसे मैंने आपको बताया था, डिमांड साइड में क्या आएगा, सप्लाई साइड में क्या आएगा, पेमेंट परफॉर्मेंस में क्या क्या आता है, कंज्यूमर सेंसिटिविटी में क्या आता है। मान लीजिए आपसे सीधा सवाल पूछ ले कि एटीएम निम्न में से किसका पार्ट है, ठीक है, या फिर जो साइबर फ्रॉड होता है वो निम्न में से किसका पार्ट है, इस तरीके से आपसे सवाल पूछ सकता है, या फिर बैंक किसका पार्ट है, यह सवाल आपसे आ सकता है। खास करके बैंकिंग सेक्टर में इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, और यूपीएससी या इस तरह के जो इंटरव्यू होते हैं इनमें इसके बारे में आपसे डिस्कशन किया जा सकता है, और बड़ा विस्तृत डिस्कशन भी इसमें हो सकता है। तो इसलिए आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए। यहां ये जो जानकारी दी है मैंने आपको, इससे अलावा जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट है जिसका लिंक मैंने दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से मैक्सिमम डिटेल्स ले सकते हैं। ये सारे सवाल आपके लिए आने वाले सभी एग्जाम्स में, चाहे वो रीट का एग्जाम हो, चाहे वो सीटेट का हो, चाहे वो टेट का हो, चाहे वो टीचर भर्ती हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आपके पीएससी, यूपीएससी, किसी भी तरीके का एग्जाम हो, प्री और मेंस टाइप के सभी में ये आपके काम का रहने वाला है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे, आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।